Hello everyone, very good afternoon, greetings to all and welcome that aspect. So guys, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। सभी को मालूम है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, दैट इज यस 27 दिसंबर 27 दिसंबर को आपका फाइनल बिल्कुल वॉर होगा, है ना। तो इस समय तो वर्ल्ड कप के मजे लिए जा रहे होंगे और कल बेहतरीन इंडिया ने अपनी जीत दर्ज की। बीच में जरूर घबराहट होने लगी थी, एकदम डर का माहौल था, मैं देख रहा था काफी सारे बच्चे, है ना, पूरा इंडिया ही लगभग डर के माहौल में आ गया था। लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर्स ने जादू दिखाया, सभी ने अपना जादू दिखाया और डेफिनेटली कल का मैच हम लोग जीत गए। तो अब फाइनल होगा 19 तारीख को, देखते हैं कि आज कौन सी टीम इंटर कर पाती है। लेकिन क्रिकेट चल रही है, ठीक है, चलेगी, डेफिनेटली इंडिया जीतेगा। लेकिन आपने भी अपनी जीत पक्की करनी है और वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करके, ठीक है। तो आपके लिए भी ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, हार्डली 40 डेज ही है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मेहनत करिए और आप भी अपना बिल्कुल फतेह आइए इस AAI ATC के एग्जाम में। और ऑलरेडी आपके लिए हम लोग भी विक्ट्री बैच चला ही रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, विक्ट्री बैच आपका 25 तारीख से शुरू हो चुका है, आप इसमें इनरोल कर लीजिएगा। 500 वैकेंसीज के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जाइए इनरोल करिए। और जी हाँ, चेकआउट करते समय यूज करिए कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्स। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री पर 3 लेक्चर कवर कर लिए, ठीक है। सबकी पीपीटी भी मिल चुकी होगी, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन तो करना ही करना है। अब देखिए दोस्तों, जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पल्लवा किंग। अंतिम जो पल्लव राजा थे वो कौन से थे। महेंद्र वर्मन प्रथम थे, अपराजित वर्मन थे, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, या फिर सिंह विष्णु, ठीक। अंतिम पल्लव राजा तो उससे पूछे गए। तो पल्लवा डायनेस्टी एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी हुई है। और पल्लवा डायनेस्टी की अगर मैं बात करने जाऊं दोस्तों, तो इन्होंने शासन किया है इस वाले एरिया में, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये इनका पल्लवा डायनेस्टी का रहा है, ठीक। इन्हीं पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा आप पढ़ते हैं दोस्तों किसका, सोर टेम्पल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। और महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम, इन सभी का निर्माण किया गया। और महाबलीपुरम तो मोस्ट विजिटेड साइट भी रह चुकी है बाय द फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया। इसमें अगर आप देखने जाओ कि जो सबसे ग्रेट किंग हुआ है वो है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, सबसे ग्रेट किंग, जिसने चालुक्य किंग, चालुक्य महान राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया और उसकी हत्या भी की, है ना। और अगर मैं बात करने जाऊं सिम्हा विष्णु की, तो सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर। तो इस पल्लवा डायनेस्टी के जो संस्थापक रहे हैं सिम्हा विष्णु, महान राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम। और अंतिम राजा की बात की जाएगी तो दैट इज अपराजित वर्मन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया जी। चलिएगा, इस सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। सेशन को लाइक और शेयर करके इसको बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पूछा गया, संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज हेल्ड इन द सिटी। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई है। तो अरिका मेदु है, कावेरी पट्टिनम है, ठीक है, अमरावती है, या फिर मदुरै है। तो इसमें से जरा सही आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर क्या टिक करने जाएंगे, विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। विच वन इज द राइट आंसर, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज मदुरई, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का कैसा होने वाला है, जी हाँ, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें से ये याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज मदुरई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के शहरों में की गई थी, तो यह है मदुरई, ठीक है। मदुरई याद रखिएगा, आप कह सकते हैं संगम लिटरेचर की हम लोग कैपिटल के तौर पर भी मानते हैं। और जितने भी संगम आपकी सभाएं हुई थी, असेंबलीज, वो सभी पांड्या डायनेस्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। तो संगम जब भी साहित्य की बात करते हैं तो आपको चेराज, कोलाज और पांड्याज के बारे में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। पांड्याज के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है, हर्ष चरित, द डीड्स ऑफ हर्ष, जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी पर लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। देखिए, एक महान आप कह सकते हैं जो कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट आप कह सकते हैं, कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्ष, जो राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि हुए। साथ ही में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कादम्बरी की भी रचना की है, कादम्बरी। इसके अलावा अगर आप देखने जाओ तो कादम्बरी के अलावा इन्होंने एक और रचना लिखी है जिसका नाम है पार्वती पर्णे, पार्वती।
परिणय, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, पार्वती परिणय, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो रचना है ये की है किसके द्वारा, याद रखिएगा, बाणभट्टा, ठीक है, बाणभट्टा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा किसके बारे में परिभाषित किया गया है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो हर्षचरित आपने पढ़ा होगा, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन जिसकी कैपिटल का नाम आपने पढ़ा होगा कन्नौज, ठीक है। आपने इसके दूसरा पढ़ा होगा कि इसकी शुरुआत में कैपिटल रहती है थानेश्वर, बाद में इसकी कैपिटल हो जाती है कन्नौज। और ये 606 से लेकर के 647 एडी तक शासन कर। इसके साथ में आपने पढ़ा होगा कि हिनत्सांग करके जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों की चाइनीज यात्री आया था, इसी के समय में आया था, और इन्होंने नालंदा के लिए भी फंड अलोकेट प्रोवाइड किया, ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए। साथ में दो रिलीजियस काउंसिल को भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रयाग में कह सकते हैं दोस्तों, और एक आप कह सकते हैं कहां पर, कन्नौज में ऑर्गेनाइज, ठीक है। और साथ में 3 नाटक भी लिखे गए जिसमें नागनंदा है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है दोस्तों, ठीक है। तो जिसको आप कह सकते हैं कि नॉर्थ भारत का यानी उत्तर भारत का महान राजा बोला जाता है। जी हाँ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव्ड टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद आज। तो प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना जाता है, ठीक है। और इसका क्या बोला गया है, लोकेशंस वगैरह, तो काशी है, मत्स्य है, अंग है, या फिर वज्जी है। फिर से देख लीजिएगा, द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव्ड टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद आज, ठीक है, टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद आज, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने एक राजा के बारे में पढ़ा होगा महाभारत में, खासतौर से कर्ण के बारे में तो पढ़ा होगा। और जब राजा कर्ण की हम लोग बात करते हैं तो कर्ण को दुर्योधन ने किस जगह का राजा बनाया था, और उनको हमेशा टाइटल बोला करते थे दोस्तों, अंगराज कर्ण, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो आपने अंगराज कर्ण के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी एक्चुअल में जो ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी, आप कह सकते हैं कि इसकी जो पुरानी कैपिटल थी उसका नाम था मलिनी, ठीक है, याद रखिएगा, उसका कैपिटल क्या था, मलिनी। बाद में कैपिटल क्या हो जाती है, चंपा। काशी अगर बात करने जाएंगे दोस्तों, कहां का था, वाराणसी का था। मत्स्य किंगडम की बात करने जाओगे तो आप कह सकते हो दोस्तों ये कौन सा था, विराट नगर के बारे में पढ़ा, या विराट नगर के बारे में पढ़ा होगा। और जब वज्र की बात करने जाएंगे तो आप वज्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि 8 गण राज्य थे, ठीक है। यानी कि वज्र किंगडम एक ऐसा किंगडम होता है जहां पर 8 ग्रुप शासन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी वज्र की बात होती है तो वज्र से आपके कौन भी मिल जाएंगे दोस्तों, वज्र से आपके पावापुरी, हम लोग कुंडग्राम की भी बात करेंगे, कुंडग्राम जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के लिए। और साथ में हम लोग बात करते हैं किसके लिए दोस्तों, कौशाम्बी के लिए या कुशीनारा के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर इसके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों बंदरगाह का मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ पोर्ट सिटी, डॉकयार्ड माना गया, ठीक है, और ये पोर्ट सिटी माना गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके सील्स मिले हुए हैं उन सील्स में दोस्तों याद रखिएगा आपको जहाज का सिंबल मिलता है, जहाज बना हुआ है, शिप बना हुआ है। साथ में हम लोगों को टेराकोटा के भी बने हुए यहाँ पर क्या मिलते हैं दोस्तों, जहाज यानी कि शिप मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों कि ये आपका लोकेटेड है कहां पर, भोगवा रिवर। तो जो गुजरात में भोगवा रिवर है ये उसी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको फायर अल्टर्स भी मिलते हैं, अग्निवेदियां भी मिल जाती हैं। और अग्निवेदियों के बाद अगर आप देखने जाएं तो यहाँ पर दोस्तों कपल ब्यूरियल, जी हाँ, डबल ब्यूरियल या कपल ब्यूरियल, यानी कि एक साथ एक ही कब्र में 2 लोगों के दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। तो राइट आंसर आई होप कि आप इजिली कर पाएंगे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। धौलावीरा आपका कहां पर पड़ता है, गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो ये कहां पे पड़ता है, गुजरात में। चन्नू दड़ो की अगर बात करने जाओगे दोस्तों तो ये आपका कहां पर है, पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो की बात करोगे तो ये भी कहां पर है दोस्तों, पाकिस्तान में, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है कि हु वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्टडीड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एट नालंदा एंड इज फेमस फॉर हिज 17 years लॉन्ग ट्रिप टू इंडिया बिटवीन 627 टू 643। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखने जाओ तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसका है, हर्षवर्धन का। तो अगर आप हर्षवर्धन की बात करने जाओगे तो अभी आपने पढ़ा कि 606 से लेकर के 647 तक है शासन, है ना। और इसके समय में ये आता है
और नालंदा यूनिवर्सिटी में ट्राई करता है एडमिशन लेने का। ये बताता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक लर्निंग सेंटर है, ग्रेट लर्निंग सेंटर, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे रहते हैं, 1,000 से ज्यादा टीचर हैं, कई लाख आपके स्क्रप्चर्स हैं, हाथों से लिखे गए स्क्रप्चर्स हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, प्रैक्टिकल सिखाने के लिए वहां पर वर्कशॉप्स हैं। इससे बेहतर वो लर्निंग सेंटर विश्व में कहीं नहीं देखता। ठीक है, वो बताता है दोस्तों कि ये अपने आप में लर्निंग सेंटर बहुत एडवांस है। यहाँ पर एंट्री पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ठीक है, जो कि उस यूनिवर्सिटी के द्वारपाल के द्वारा लिया जाता है। तो ये व्यक्ति भी पहले फेल होता है, बाद में सफल होता है, और इस व्यक्ति का ही नाम था, दैट वाज द हेनत सांग दोस्तों। ठीक है, तो जो हेनत सांग याद रखिएगा, ये आप पढ़ते हैं कि जी हाँ, हर्षवर्धन के समय पर आया था। अलबरूनी की बात की जाएगी दोस्तों, तो याद रखिएगा ये गजनवी के साथ आया था। गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा। फाहियान की अगर हम लोग बात करने जाएं दोस्तों, तो फाहियान से इंपॉर्टेंट अगर मैं यहां पर बात करने जाऊं, तो फाहियान आपको देखिए पूछा जाता है कि किसके समय में, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। और मेगास्थनीज आप सभी जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और जिसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका। कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों, इंडिका। ठीक है, तो एक ये ग्रीक एम्बेसडर था, एक ये ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। और साथ में ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं हेनत सांग, ये याद रखिएगा धार्मिक सभाओं में भी पार्टिसिपेट करता है हर्षवर्धन की, और ये हर्षवर्धन को बहुत हद तक याद रखिएगा इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है। यानी कि जो हर्षवर्धन की आइडियोलॉजी है, बुद्धिज्म की ओर प्रेरित करने का बहुत हद तक प्रयास करता है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और तीन भागों में विभाजित था। इसका नाम क्या था, सोतकाकोय, चन्नुदड़ो, सुरकोटदा और धौलावीरा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा धौलावीरा, क्योंकि सुरकोटदा और चन्नुदड़ो अगर आप ये देखने जाएं तो ये आपको मिल जाते हैं कौन से दोस्तों, याद रखिएगा ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका कौन सा, दैट इज यस, चन्नुदड़ो तो पाकिस्तान का है। सुरकोटदा आप कह सकते हैं कि हाँ गुजरात में स्थित जरूर है, सुरकोटदा, लोथल और कौन सा, धौलावीरा, लेकिन ये राइट आंसर है धौलावीरा। तो याद रखिएगा ये जो लोकेटेड है ये लूनी रिवर के किनारे है, कभी भी पूछा गया लूनी नदी के किनारे ही, आप इसको पढ़ने जाएंगे। और अभी हाल ही में याद रखिएगा 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, याद रखिएगा 40वीं यूनेस्को इसको क्या डिक्लेयर किया गया, जी हाँ, हेरिटेज साइट के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट में धोलावीरा की बात करने जाऊं तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको यूनिक वाटर मैनेजमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये धौलावीरा में ही आपको मिलता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। यार लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैं चाहता हूँ यार सभी ने लाइक करना चाहिए, है ना। अभी तक तो ये संख्या कम से कम एटलीस्ट 100 तक हो जानी चाहिए थी। बताइए अभी आप मतलब अंडर 50 बने हुए हैं, तो ऐसे काम कब कैसे चलेगा भाई। अभी तो एग्जाम डेट भी आ गई, अब तो कम से कम जोश जागना चाहिए। कब खून खोलेगा तेरा, ठीक है, खून खोलना चाहिए, आपने सबका बदला लेना है। ठीक है, पड़ोसी का भी, रिश्तेदारों का भी, जिन लोगों ने आपको अलग अलग प्रकार की बातें बोल करके आपका मानसिक तनाव किया है, ठीक है, सभी का तो बदला लेना है ना आपको। ठीक है, चलिए पूछा गया कि व्हाट डज चैत्य इन बुद्धिज्म। तो देखिए ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके दोस्तों मॉन्क हुआ करते थे, मॉन्क और नन, ये क्या करते थे दोस्तों कि जो रेनी सीजन जो होता था, खासतौर से जो बारिश वाले दिन हुआ करते थे, तो ये बारिश वाले दिनों में क्या किया करते थे, स्टे किया करते थे, है ना, रुक जाया करते थे दोस्तों खासतौर से। और ये जहां पर स्टे करते थे उनको विहार बोलते थे। और वहीं पर इसके पास ही इनके क्या होते थे, वर्शिप हॉल होते थे। ठीक है, वहीं पर ये पूजा किया करते थे। तो ये जो वर्शिप हॉल आप कह सकते हैं, वर्शिप रूम, इनको क्या बोलते थे, चत्या। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये राजाओं के द्वारा ही इनको बनवाए गए थे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये देखो लग्जरी से बहुत दूर थे। ठीक है, लग्जरी बाद में लग्जरीज में भी ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब ये लग्जरी में इन्वॉल्व होते हैं तो बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण यही है, मॉन्क और नन का लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर। अगर आप शुरुआत में देखें मॉन्क और नन को, तो इन्होंने सेल्फ, याद रखिएगा, बहुत ही आप कह सकते हैं एक स्ट्रिक्ट लाइफ को जीना शुरू किया, है ना। लेकिन बाद में लग्जरी लाइफ में जैसे ही इन्वॉल्व होंगे तो बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू होगा। ठीक, तो रेनी सीजन में अब ये लोग क्या करते थे, एक जगह पर स्टे करते थे, क्योंकि उस समय ट्रेवल कर पाना देश में इतना आसान नहीं होता था, है ना। तो रेनी सीजन में स्टे करते थे, और जहां पर स्टे करते थे वहीं पर प्रेयर करते थे, जिसको चत्या बोलते थे, जहां स्टे करते थे विहार बोलते थे। और जैसे ही रीजन रेनी सीजन एंड होता था, ये उसके बाद फिर से माइग्रेट करना शुरू कर देते।
तो खासतौर से ये जो आपके बनाए जाते थे, याद रखिएगा, इसके लिए ये केव्स में बनाए जाते थे। जो पहाड़ थे उनकी गुफाओं को, उनके पत्थरों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी और वहां पर इसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो वहां पर ये लोग रुकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कालिदास बिल्कुल आप जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको दोस्तों, और ये गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मौजूद रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और उनके 9 ज्वेल्स में भी एक रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो कालिदास की बात की जाएगी तो रघुवंशम लिखा है इन्होंने, मेघदूत लिखा है, कुमार संभव लिखा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। साथ में इन्होंने लिखा है मालविकाग्निमित्रा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये इनकी आप कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, दैट इज अ लघु जातकम। तो लघु जातकम इसका कैसा हो जाएगा? लघु जातकम दोस्तों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का एकदम राइट और कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, पूछा जा रहा है कि वैदिक काल के लोग इनमें से कौन सी फसल से ज्ञात नहीं थे? यानी कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में जानकारी नहीं थी। अब देखिए, वैदिक काल का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं आपकी 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की दोस्तों, यही है ना वैदिक काल। अब आप देखोगे कि एक तो ये रूरल सिविलाइजेशन था सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें आप देखेंगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, वो भी गाय का पालन। तो इनको देखो, चावल के बारे में जानकारी रही होगी, गेहूं के बारे में जानकारी रही होगी, जौ के बारे में, लेकिन तंबाकू अगर आप बात करने जाएंगे ना, तंबाकू बोलो जोबा केसरी, ये हमारे देश में बहुत बाद में आता है ना, वो भी 15वीं सेंचुरी में। और ये किसके द्वारा भारत में लाया जाता है? बाई पोर्तुगीज। तो अगर भारत में ये पोर्तुगीज नहीं आते तो शायद ये तंबाकू नहीं आती, तंबाकू नहीं आती तो बीड़ी सिगरेट गुटखा ये पान मसाला कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसकी बात करने जाऊं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन, याद रखिएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भारत में जो लाया गया किसके द्वारा? पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज का जो क्रेडिट जाता है वो कुछ अच्छी चीजों के लिए, प्रिंटिंग मशीन भी लेकर के आए, टोमेटो पोटैटो है ना, मिर्च, ये सब भी लेकर के आए, लेकिन साथ में अपने साथ किसको लेकर के आ गए? तंबाकू। और अंग्रेजों ने तो भारत में बड़े लेवल पर तंबाकू का उत्पादन भी कराया, क्योंकि इनको प्रॉफिट होता था और इनको किसी के लॉस से लेना देना नहीं था, क्योंकि अपना एक ही ड्रीम था, अपना सपना मनी में। अगर आप देखेंगे ना सच में, तो भारत में तंबाकू और लिकर के सेवन से बहुत सारे परिवारों की हालत खराब हुई है, अभी भी होती है ना, अभी भी होती है। कैंसर सबसे बड़ी देन है ना, तंबाकू। और दूसरा, बहुत सारे भारतीय जो राजकुमार थे वो भी इसके अत्यधिक सेवन से खत्म हो गए, अपनी उम्र मतलब कह सकते यंग एज में खत्म हुए। आप कभी मुगल जो सल्तनत का पार्ट उठा करके देखिए। पूछा गया, विक्रमादित्य सिक्स्थ हुज कोर्ट पोएट बिल्लर wrote his biography was the ruler of the which dynasty? जरा बताइएगा, जो बिल्लड़ जो है, विक्रमादित्य जो सिक्स्थ के राज दरबारी कवि थे, वो किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटा या गंगा? ठीक है दोस्तों, तो ये जो बिलोंग करते थे, याद रखिएगा, चालुक्य शासक थे। ठीक है, तो चालुक्य शासक, आई होप कि आपने पढ़ा कि ये जो चालुक्य किंगडम है, ये एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ और ये यहां पर शासन करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके बाद आता है? याद रखिएगा, आफ्टर सातवाहन, आफ्टर सातवाहन। तो ये सातवाहन के बाद आते हैं। और सक्सीड बाई, अगर इनकी मैं बात करने जाऊं तो याद रखिएगा, तो इनको जो सक्सीड करते हैं वो कौन करते हैं? सक्सीडेड बाई आप कह सकते हैं राष्ट्रकूटा। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूटा थे उन्होंने इनको सक्सीड किया, उन्होंने इनको सक्सीड किया है ना। और इनसे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी सातवाहन। तो इनका जो फाउंडर पढ़ने जाएंगे, फाउंडर कौन सा है? दैट इज अ पुलकेशन फर्स्ट। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, पुलकेशन फर्स्ट। और इसमें जो सबसे ग्रेट रूलर अगर आप बात करने चाहेंगे वो हुआ है, दैट इज द पुलकेशन आपका कौन सा? सेकंड। सबसे जो महान राजा हुआ, पुलकेशन सेकंड हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसके अगर आप कैपिटल भी देखने जाएंगे ना, तो इनकी जो कैपिटल रही है वो कौन रही है दोस्तों? याद रखिएगा, दैट इज एहोल। ठीक है, एहोल। ठीक है, जिसको एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें इनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, रवि कीर्ति किस चालुक्य राजा के राजदरबारी कवि थे? तो ये आई होप कि हम लोग कर चुके थे, ये थे आपके पुलकेशन द्वितीय के। ये पुलकेशन द्वितीय जिसने आपने पढ़ा था कि डिफीटेड टू, इसने डिफीट किया था, डिफीटेड टू। ठीक है, इसने पराजित किया था किसको? डिफीटेड टू आप कह सकते हैं हर्षवर्धन। और उसके बाद हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। और डिफीटेड बाई, ये खुद भी बाद में पराजित हो जाता है। ठीक है, डिफीटेड बाई, और वो भी किसके द्वारा?
नरसिम्हा देवा प्रथम। ठीक है, तो आपने पल्लवा किंग के बारे में पढ़ा है, नरसिम्हा देवा प्रथम, उससे ये पराजित होता है और पुलकेशन द्वितीय की हत्या भी कर दी जाती है युद्ध मैदान के क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? चलिए गाइस, भाई सभी के आंसर आने चाहिए। यस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। रोहित अपना पटना बिहार, ठीक है, अपर्णा, सभी का वेलकम गाइस। ठीक है, सभी का वेलकम। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन राजा नेपोलियन के नाम से जानते हैं? आप तो इसको नेपोलियन भी बोल सकते हो, आप इसको कविराज भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो नेपोलियन बोला गया ड्यू टू हिज, आप कह सकते हैं ड्यू टू हिज कैंपेनिंग, इसके कैंपेनिंग्स की वजह से, ठीक है, कैंपेनिंग की वजह से आप कह सकते हैं इसको ये नेपोलियन बोला गया था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसको बाई वी स्मिथ, तो एक हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है वी स्मिथ, अंग्रेजी इतिहासकार है, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया है? नेपोलियन। ठीक है, तो ये एक ही राजा है और इस राजा का नाम क्या है? याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हर्षवर्धन जिसको उत्तर भारत का महान स्वामी राजा बोला जाता है, आखिरी हिंदू राजा, है ना, और उत्तरापथ भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त आप नेपोलियन या फिर पढ़ते हो कविराज, और कनिष्क तो आप सभी जानते हो महान राजा हुआ कुषाण डायनेस्टी को, और अशोक जिसको देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी हुआ है महान राजा हुआ है मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्लियर है। पूछा गया एहोल निम्नलिखित में से किसकी कैपिटल थी? जी हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जरा बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चोला में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि चोला की जो कैपिटल रही है तंजौर, है ना, चोला की जो कैपिटल आप पढ़ते हैं तंजौर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कांचीपुरम पढ़ते हैं, ठीक है, पांड्या है, चालुक्य है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन वन। ठीक है, इसमें से जो राइट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन वन इज राइट। अब आपने इसमें एक महान राजा पढ़ा ही था, पुलकेशन प्रथम, है ना। दूसरा इसमें इसका जो सबसे मतलब पुलकेशन द्वितीय सबसे महान राजा, और फाउंडर आप किसके बारे में पढ़ते हैं? दैट वाज। ठीक है, लेकिन बाद में इनकी जो कैपिटल है याद रखिएगा क्या भी हो जाती है? लेटर। याद रखिएगा लेटर जो कैपिटल होता है हो जाती है वातापी, या फिर आप इसकी कैपिटल क्या भी पढ़ सकते हैं? बादामी। तो वातापी या बादामी ये भी जरूर पढ़ के चले जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, लायन कैपिटल वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बुद्धा। लायन कैपिटल जरा बताइएगा किस लिए बनाई गई थी? लायन कैपिटल की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सारनाथ की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? सारनाथ की। और सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ जो प्रसिद्ध है, फर्स्ट आपने पढ़ा होगा सरमन और बुद्धा, यानी कि जो बुद्ध भगवान का सरमन मतलब जो पहला उपदेश है वो कहां पर दिया गया था? तो बुद्ध भगवान का जो पहला उपदेश है ये दिया गया था आपके कहां पर? जी हाँ, सारनाथ में। ठीक है, तो सारनाथ में आपको क्या मिल जाएगा? मतलब ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पिलर मिलेगा, अशोका पिलर, जिसके ऊपर टॉप पर शेर बना हुआ है, और इसको आपने नेशनल एम्बलम के तौर पर भी तो स्वीकार किया है इसको। ठीक है, नेशनल एम्बलम के तौर पर भी आपने इसको स्वीकार किया हुआ। ठीक है, रिनंसिएशन दोस्तों याद रखिएगा, घरत्याग की जो घटना है वो आपको होती है 29 ईयर्स की एज में। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका सिंबल जो है वो आपने हॉर्स बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ज्ञान प्राप्त तो आपको मालूम है कि ये गया में होता है, और वो भी कब? 35 ईयर्स की एज में। ठीक है, और इसका जो सिंबल है आपने बनाया है बोध ट्री। ठीक है, इसका जो सिंबल है दैट इज अ बोध ट्री, एनलाइटमेंट बोलते हैं। और निधन आपको मालूम है कि ये होता है 80 ईयर्स की एज में। ठीक है, और ये कब आप पढ़ते हो दोस्तों? 583 बीसी में, सॉरी 483 बीसी में, और ये कहां पर होता है? कुशीनारा, या यही तो पढ़ते हो ना, कुशीनारा में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सिंबल आप कह सकते हो डेथ का क्या है? स्तूपा आप पढ़ते हैं, या फिर फूट प्रिंट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, स्तूपा या फिर आप क्या पढ़ते हैं? फूट प्रिंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी आई होप की मैं मानता हूं कि सबका क्लियर होगा। अगले सवाल में देख लीजिए जरा, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक? शुंभ विष्णु है, महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम है, या फिर नरसिम्हा वर्मन द्वितीय है पल्लव वंश का संस्थापक? तो पल्लव वंश अभी आपने पढ़ा कांचीपुरम पल्लवा, जिन्होंने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया, सोर टेम्पल का निर्माण किया, साथ में इन्होंने बिल्कुल आप कह सकते हो तमिलनाडु तक शासन किया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे आप कह सकते हो फाउंडर यानी कि सबसे पहले राजा, तो आप कह सकते हो सिंह विष्णु। ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया दोस्तों कि सबसे ग्रेट किंग, याद रखिएगा सबसे जो ग्रेट किंग हुआ वो कौन सा हुआ? नरसिम्हा वर्मन प्रथम हुआ। ठीक है, सबसे महान राजा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन वन। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट कीजिए। हाँ दोस्तों, आप जो 500 वैकेंसी डिक्लेयर की गई है इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे विक्ट्री बैच के साथ।
जो 25 अक्टूबर से ऑलरेडी लाइव है, डेट भी आ चुकी है, 27 दिसंबर एग्जाम है लास्ट वीक में, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़ करके पढ़िए, अब देरी ना करिए दोस्तों, है ना। सारे कोर्सेज प्रॉपर गोइंग ऑन है, EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो इसमें इनरोल कर लीजिए और यूज कर लीजिए कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर मेंशन्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक की अगर आप बात करने जाओगे तो ये टाइम शुरू होता है 1000 से लेकर के 600 BC में, यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो हमको आयरन के कहीं ना कहीं एविडेंस देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वर्ण सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। वर्ण सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट, इंडस और सरस्वती, गंगा और यमुना, गंगा एंड सरस्वती, और गंगा यमुना एंड सरस्वती। देखिए दोस्तों जरा समझिएगा, सरस्वती की अगर आप बात करने जाएं तो इसको, इंडस को तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर नाम दिया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर अगर बोली जाए तो ये आपकी रहती है किसमें, वैदिक एज में। वैदिक एज की सबसे आप इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ने जाएं तो इंडस। अगर मोस्ट पायस की बात करने जाएं, जिसको आपने नदी रत्ना बोला है, मातेत्मा या देवेत्मा बोला गया है, ठीक है। तो आपने इसको क्या बोला है, नदी रत्ना, है ना। साथ में आपने क्या बोला है, मातेत्मा देवेत्मा, वो सब सरस्वती के लिए बोला गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन गंगा का यमुना का जिक्र इतना नहीं मिलता है, एक या दो जगह पर ही मिलता है। लेकिन लेटर वैदिक में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती, तो मे भी हो सकता है कि कोई जोग्राफिकल चेंजेस हुए होंगे, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो रिवर है आपकी सरस्वती, इसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी होगी, ठीक है। इसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी होगी, ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के ये जो राजा है पंजाब के, पौरस को पराजित किया था, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो सिकंदर है ना, ये यूनान से आया हुआ था, तो ठीक है, यूनान का राजा था। लेकिन जब ये इंडिया में आता है तो आप देखेंगे कि एक राजा था जिसको गंधार और तक्षशिला पर रूल करता था दोस्तों, ठीक है। तक्षशिला पर रूल करता था, जिसका नाम था अंबी। तो सबसे पहले अंबी इसके सामने सरेंडर कर देता है, और अंबी अपनी सेना का और अपनी लैंड का इस्तेमाल करने को देता है किसके खिलाफ, पोरस के खिलाफ, जो पंजाब का महान राजा था। लेकिन अगर इसी समय देखा जाए दोस्तों, तो इसी समय जो मगध का किंग था, ठीक है, याद रखिएगा, जो मगध का राजा है आप पढ़ते हैं कि कौन सा था, धनानंद। ही वॉज द वेरी पावरफुल किंग, ठीक है, ही वॉज द वेरी पावरफुल किंग। तो ये जो युद्ध होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ, याद रखिएगा, हाइडेस्पीस, 326, ठीक है, BC। तो आप इसको हाइडेस्पीस भी बोलते हो, कई बार इसको वितस्ता भी बोलते हो, और कई बार आपने इसका नाम क्या दिया है, झेलम, क्योंकि ये झेलम नदी के ही किनारे हुआ था। और इसी का जो वैदिक नेम है वो क्या है, वितस्ता है, और इसको हाइडेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इनाम गांव इज सिचुएटेड। तो जरा बताइएगा कि जो पुरातत्व से जुड़ी हुई आपकी साइट है इनाम गांव, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकेटेड, ठीक है। चलिए गाइस, सभी लोग आंसर करिए, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। मैं बहुत कम लोगों के कमेंट सेक्शन में आंसर देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन। यस यस, ठीक है। और एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट अदर स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज अ महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक और आपको मिलती है दैमाबाद, ये भी जरूर पढ़ के चले जाएगा, दैमाबाद, ठीक है, ये अंडस वाली साइट है। और गुजरात में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल धौलावीरा भी मिल जाती है, ठीक है, धौलावीरा। लोथल भी मिलती है आपकी। इसके अलावा आपको यहाँ पर कौन सी मिल जाती है, दैट इज अ सुरकोटदा, ठीक है। तो ये भी आपकी साइट मिलती है। यूपी में आपको मिल जाती है जिसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर आपने पढ़ा होगा। और साथ ही में मांडी, याद रखिएगा, मांडी और मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडी आपके कहां पर है, इन यूपी। और एक और मिल जाती है सिनौली, ठीक है, याद रखिएगा, सिनौली, जिस पर तो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जिसमें मनोज बाजपेयी आप देखते होंगे, ठीक है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सातवाहनाज ऑफ विच रीजन। अमरावती देखिए इनकी कैपिटल भी रही है। सातवाहन की अगर आप बात करने जाओगे तो एक महान साम्राज्य हुआ ये सातवाहन, ठीक है, और एक बड़े भारत के क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। सिमुक आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इनका एक फाउंडर था, फाउंडर के तौर पर अगर बात की जाए तो सिमुक हुआ, ठीक है। इनको आपने दक्षिणा पथ के नाम से भी दान हुआ, ठीक है, यानी कि दक्षिण के महान राजा। और इसमें अगर बात करने जाओगे तो एक राजा हुआ है हाला। इसमें आपने पढ़ा होगा गौतमी पुत्रा सतकर्णी के बारे में, ठीक है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। और ये जो गौतमी पुत्रा सतकर्णी है, इसने डिफीटेड किया था एक नहपान राजा को, ठीक, एक बड़े राजा किसको, नहपान को पराजित किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है, इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज आंध्रा। याद रखिएगा, आंध्रा इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, जी हाँ,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी सबसे पहली जो कैपिटल रहती है वो रहती है पैठन। इनकी जो फर्स्ट कैपिटल की अगर आप बात करने जाओ तो आप कह सकते हो प्रतिष्ठानपुर होती है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रतिष्ठानपुर जो पड़ता है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और आप कह सकते हैं कि बहुत ही पायस या फिर बहुत ही पवित्र शहर के तौर पर जाना जाता है ये प्रतिष्ठानपुर, है ना। और उसके बाद ये अपनी कैपिटल कहां लेकर के जाते हैं, सातवाहन, ये अमरावती। और अमरावती में भी आपको मालूम है कि 25वां हाईकोर्ट भी स्थापित किया गया हमारे देश का, है ना। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बनाए जाने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, पूछा गया है कि ऑलरेडी तो है ही अभी वर्तमान में जो आई एस जगनमोहन रेड्डी है सीएम, और उन्होंने नई कैपिटल जो डिक्लेयर करने का किया हुआ है, कि घोषित किया है कि हम लोग बनाएंगे, दैट इज विशाखापट्टनम। हप्पन सिटी धौलावीरा वॉज नेम्ड इंडियन साइट ऑन यूनेस्को हेरिटेज साइट। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को की बात हो रही है तो आपको मालूम है कि टोटल कितनी हो चुकी है अब आपकी टोटल हेरिटेज साइट, दे आर द 42। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं दोस्तों रेड फोर्ट। सबसे पहला आप पढ़ते हैं कौन सी है, रेड फोर्ट। और ये बनाई गई थी 1983 में। जो आगरा वाला रेड फोर्ट है उसकी बात करें। अभी हाल ही में जो 42nd बनाई गई, आपने पढ़ा है होयसला टेम्पल। तो जो आपके होयसल टेम्पल है कर्नाटका में, इनको रिसेंट में डिक्लेयर किया गया। फिर आपने पढ़ा होगा 41, तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, शांति निकेतन, है ना। ये तो यार पढ़ के ही जाना पड़ेगा ना, शांति निकेतन। इससे पहले पढ़ा होगा 40वीं, तो 40वीं आप कह सकते हो दोस्तों धौलावीरा। जी हाँ, धौलावीरा जो लूनी नदी के किनारे है। और याद रखिएगा आपका यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। और इससे पहले आपने 39 भी पढ़ी होगी, रमप्पा टेम्पल, रमप्पा। ठीक है, जो आपके कहां पर पाया जाता है, तेलंगाना में दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन, जी हाँ, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट। तो यूनेस्को 1945 स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस, भारत में। टोटल 42 हेरिटेज साइट है, 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, 4 यूनेस्को हेरिटेज सिटीज है ना, 3 रेलवे लाइन भी आपने पढ़ी होंगी दोस्तों। ठीक है, और अभी हाल ही में ग्वालियर को और इन्होंने वाराणसी को म्यूजिक सिटी के तौर पर भी रिसेंट में डेवलप किया हुआ है। बहुत सारी चीजों को इंटेंजिबल कैटेगरी में डाला गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप एक डांस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, गरबा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग आसाम के सतरिया, सॉरी, ये जो आपके राजस्थान का है ना कलवेलिया, उसके बारे में भी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से उत्पत्त संबंधित है, जरा बताइएगा कौन सा वेद संगीत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद तो पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है, स्तुति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यजुर्वेद रिचुअल से, कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद आपके जादू टोना टोटका चमत्कार, मेडिशन, पॉलिटी, निर्माण कला, इन सभी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। और जो सामवेद है आप कह सकते हैं कि संगीत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो जो संगीत से जुड़ा हुआ है ये सामवेद है ना। और जो ध्रुपद है, राग है, या फिर आपके जो ये सातों स्वर हैं, सारे गामा पादा निशा, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, सामवेद से ही लिए गए दोस्तों। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप का हिस्सा नहीं है। बौद्ध स्तूपा, जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट। स्तूपा याद रखिएगा क्या है, सिंबल है किसका, डेथ ऑफ ये लॉर्ड गौतम बुद्धा। स्तूपा या फुट प्रिंट दोस्तों। ठीक है, तो हर्मिका है, गोपुरा है, और तो एक इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा गोपुर। एक्चुअली याद रखिएगा टेम्पल का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, गोपुर जो होता है ये टेम्पल का पार्ट होता है। तो ठीक है, टेम्पल का पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स डिपिक्ट्स रॉक कट पिलर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ रॉक कट स्तंभों को दर्शाते हैं, जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और चलिए गाइस देखिए, मैं चाहता हूं कि सभी लोग स्पीड के साथ आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा दैट इज अ मौर्य स्तंभ। रॉक कट स्तंभों को जो दिखाते हैं कौन से, मौर्यन पिलर। तो खासतौर से अगर आप देखने जाएंगे अशोका के टाइम पीरियड, तो आपने पढ़ा होगा कि अशोका वाज द किंग हु कॉन्टेक्ट हैव द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। जब आपको अशोका रॉक एडिक्ट मिल जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये डायरेक्ट आपके किससे जुड़े हुए हैं, मतलब सीधे उसके मैसेजेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग पाते हैं आप मेजर पिलर, माइनर पिलर और रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, कनिष्क वंश, कनिष्क किसका राजा, किस वंश का राजा था, कनिष्क प्रथम को आपने पढ़ा होगा ग्रेट किंग के तौर पर, जिसने सिल्क रूट का निर्माण किया। आप इसको पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, फोर्थ काउंसिल का भी ऑर्गेनाइज किया है ना बुद्धिज्म की। और ये कहां पर की जाती है, 78 और 72 एडी में आपके कुंडलवन कश्मीर में। और वासुमित्र सुघोष उसको अटेंड, मतलब उसके मैन हेड होते हैं। और चरक, नागार्जुन सब इसके समय में ही मौजूद थे। और दूसरा आप देखोगे कि दोस्तों ये प्योर गोल्ड क्वाइन, ठीक है, ये इशू करता है प्योर गोल्ड क्वाइन, और वो भी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये इशू करता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो आपको एक स्टैचू मिलेगी जिसमें हेड गायब है, वो आपको मथुरा में मिल जाएगी। तो इसके द्वारा मथुरा, और याद रखिएगा गंधार,
इन शैलियों का बहुत प्रॉपर तरीके से विकास किया जाता है, ठीक है। और इसकी आप जो कैपिटल पाएंगे कनिष्क की, ये पाएंगे साकला, ठीक है, साकला, ठीक है, जिसको आज के समय में हम लोग सियालकोट के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जैसे मुगल में आप पढ़ते हैं कौन से, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब, ठीक है। मौर्य में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, अशोका के बारे में, ठीक है। और कुषाण वंश में फाउंडर पढ़ते हैं दोस्तों कौन से, कजुल कटफिशस, तो ये चाइना की टोचारियन या येची ट्राइब के हिस्से थे ये लोग, ठीक है। और गुप्ता की बात करने जाओगे तो आप श्री गुप्ता, घटोत्कचा, चंद्रगुप्ता प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्ता द्वितीय, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और आखिरी राजा आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था विष्णुगुप्त। महाबलीपुरम किससे जुड़ा हुआ है, महाबलीपुरम अभी आप पढ़ के आए थे दोस्तों कि इसका निर्माण, सोल टेम्पल का निर्माण किसने किया है, पल्लवों ने किया, ठीक है। अगर आप कंदरिया महादेव की बात करते तो चंदेल की बात करते खजुराहो की, ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने उत्पादित फसल की दर से फसलों का वसूल लिया है, ठीक है। तो महाजनपद, तो आपको कितने महाजनपद मिलते हैं, 16 महाजनपद है ना। सबसे पावरफुल मगध, 2 आपके पाकिस्तान में वर्तमान में, 14 भारत में, और ये कितना लेते थे, 1/6, ठीक है। तो 1/6 ही आपका टैक्स डिफाइन किया गया है महाजनपद काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था, और अशोक को आपको मालूम है ये 261 बीसी वाला युद्ध था, ठीक है। तो ये माना जाता है कि एक्चुअली मौर्य साम्राज्य एक बड़े एरिया में आपका एक्सटेंड हो चुका था, किसके समय में, बिंदुसार के समय। लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जो अभी भी इसका पार्ट नहीं था। तो जब भी साउथ का एक्सेस चाहिए होता था या ट्रेड को प्रॉपर एक्सप्लोर करना चाहिए होता था, ये जो कलिंग साम्राज्य ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस यानी कि यहाँ पर बैरियर क्रिएट करता था, ठीक है। तो फाइनली अशोक इसको मतलब इस पर आक्रमण करता है। माना जाता है कि इसमें लगभग जो है ना 4-5 लाख लोगों ने अपनी लाइफ को खोया, मतलब 1.5 से 2-3 लाख आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख लोग अशोक की सेना से मरे। समान बराबर वहां भी लॉस हुआ, यहाँ पर भी लोग घायल हुए, वहां पर भी लोग घायल हुए। बहुत सारे लोगों ने अपनी धन संपत्ति, परिवारों का नुकसान उठाया। ये आज के समय में पाया जाता है दोस्तों, कहां पर ये पाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। तो आपने कलिंगा स्टेडियम के बारे में पढ़ा होगा, उड़ीसा में ही लोकेटेड है। अभी हाल ही में यहाँ के सीएम बनाए गए रघुवर दास, सॉरी सीएम जो है वो तो बीजू पटनायक साहब है, गवर्नर बनाए गए हैं रघुवर दास साहब, ठीक है। चिल्का लेक, हीराकुड डैम, ठीक है, सिंपलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब आप उड़ीसा में ही तो पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम यहीं पर मिल जाएगा। अभी हाल ही में 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप को भी उन्होंने होस्ट किया है, ठीक है। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। एक्चुअली में सेल्यूकस निकेटर का आप कह सकते हैं राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में एक युद्ध होता है, लेकिन बाद में संधि हो जाती है। संधि के तहत 4 प्रोविंस मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी कर देते हैं, साथ में एक राजदूत भी भेज देता है, ठीक है, जो एक किताब लिखता है बहुत ही प्रसिद्ध जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो इससे भी हमको मौर्य डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। भारत में 7 कास्ट सिस्टम भी ये परिभाषित करता है दोस्तों, ठीक है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, डायमेकस, बिंदुसार के समय पर दोस्तों, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन सा, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हर्षवर्धन के समय हेनत्सांग आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर फाहियान आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर मेगास्थनीज आया था, ठीक है। पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, पूछा गया, नहीं है, नहीं है। मौर्य वंश आपने पढ़ा होगा कि ये लगभग स्थापित होता है 322 बीसी में। धनानंदा यानी कि नंदा साम्राज्य को उखाड़ करके फेंक देता है, लेकिन 185 बीसी में इसका जो आखिरी राजा होता है बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी जाती है उसके ही मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो देखो दोस्तों, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य इसी का फाउंडर है, ठीक है। फिर उसके बाद बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक हुआ, लेकिन बिंबिसार की बात करने जाओगे दोस्तों तो इसका जो संबंध है ये हरण्यका डायनेस्टी है, हरण्यका डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और आपने पढ़ा होगा नाग दशक, ठीक है। तो बिंबिसार एसोसिएटेड विद द हरण्यका डायनेस्टी, ठीक है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे आप सभी पढ़ चुके हो दोस्तों, दैट इज अ टोटल हाउ मेनी, 16। और वर्तमान में कभी भी पूछा गया तो इन 16 में से जरूर पढ़ के चले जाएगा दोस्तों। जो 16 महाजनपद है इसमें से 2 आपके पाकिस्तान में है, और बाकी के जो 14 पढ़ते हो वो इंडिया में पढ़ते हो दोस्तों, ठीक है। इनके सोर्स भी कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि सोर्स क्या क्या है, तो अंगुत्तर निकाय आपके बुद्धिज्म का, भगवती सूत्र आपके जैनिज्म का, और महाभारत आपके दोस्तों किसका, हिंदुज्म का। और कह सकते हो कि ये जो 16 महाजनपद थे इसमें सबसे पावरफुल मगध था दोस्तों, ठीक है। और ये सभी बड़े बड़े स्टेट थे। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सका रूलर इन इंडिया
बिटवीन द 130 टू 150। तो ये दोस्तों आपने एक पढ़ा होगा रुद्र दमन के बारे में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट राजा हुआ ये रुद्र दमन, है ना। सका रूलर्स के बारे में पढ़ा, और ये इंडो ग्रीक के बाद आते हैं, और इनको खत्म करके जो दूसरे आ जाते हैं वो इंडो पार्थियन। आपने इसका पढ़ा होगा दोस्तों, एक आपकी लेक है सुदर्शन लेक, ठीक है, आई होप कि आपने पढ़ा हो सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक का इसने क्या किया, रिपेयर किया है दोस्तों, ठीक है, रिपेयर किया है। और इससे आपका एक जुड़ा हुआ पिलर है जिसका नाम है जूनागढ़, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो जो जूनागढ़ आपका रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये कभी भी पूछा गया, तो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये रुद्र दमन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है कनिष्क वॉज अ रूलर ऑफ। तो कनिष्क किस वंश का शासक था, मुगल का, मौर्य का। ये अभी आप पढ़ चुके क्वेश्चन, आयोग के अभी हमने रिपीट किए, हो रहा है क्वेश्चन। भगवान महावीर ने मोक्ष कहां पर प्राप्त किया, पावापुरी। तो आपको मालूम है कि जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों मतलब ये कुंडग्राम में। 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में, है ना। इनको 30 ईयर्स की एज में ये अपना घर छोड़ देते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और ये आपके जात्रिक रिपब्लिक से बिलोंग करते थे, वज्जी गणराज्य का जो हिस्सा हुआ करता था। 30 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, 12 साल तपस्या करते हैं, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पावापुरी में दोस्तों, ठीक है। और इनके द्वारा याद रखिएगा एक जो 5वां डॉक्ट्राइन ऐड किया गया है जैनिज्म में, वो कौन सा, ब्रह्मचर्य दोस्तों, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और इनका जो सिंबल है वो याद रखिएगा, जो क्या है, लायन है, ठीक है, लायन है, ठीक है। पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल में जो अरण्य है ये किस चीज की देवी थी, अरण्य, जंगल की तो क्लियर है। अरण्य का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। अगर आपने हिंदी वगैरह पढ़ा होगा तो वन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, अरण्य ही होता है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1 इज राइट। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण नेपोलियन बोला जाता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज समुद्रगुप्त, ठीक है। ऋग वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी देवी थी, अग्नि है, सिंधु है, अरिका है, या फिर उषा है। ये इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने जरूर बताया, ठीक है। यस गाइस, सो एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर, सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग, ठीक है, होमवर्क के तौर पर दीजिए। तो ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है। कहां पर उतरा था, एक गुजरात के यात्री ने, एक व्यापारी ने इसकी मदद की थी। और ये राजा जो सुमेरन था या जमोरिन था, वो बोलता है कि पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव, है ना। तो बिल्कुल ये था आज का सेशन दोस्तों। लाइक द सेशन, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल आप इस समय ज्वाइन कर सकते हैं AAITC का कोर्स। 27 तारीख आपकी एग्जाम डेट है, और विक्ट्री बैचेस समय लाइव है दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, EMI ऑप्शन अवेलेबल है, यूज कीजिए कूपन कोड YESHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम लोग कल इसी बजे, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।